नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान सेवा नियम। तो ये राजस्थान सेवा नियम का चैप्टर नंबर 2 है, यानी अध्याय 2 है, और उसका नियम नंबर 7। यानी इस 2 नंबर अध्याय के अंदर एक ही नियम है, 7 नंबर नियम। ठीक है, ये 7 नंबर नियम किससे संबंधित है? परिभाषाओं से संबंधित है, यानी इसमें टोटल परिभाषा ही है। ठीक है, नियम नंबर 7 में पूरी पूरी परिभाषाएं दी हुई है। तो हम ऑलरेडी 10 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। आज तीसरा सेशन है इसका, सेवा नियम अध्याय 2 का। तो तीसरे सेशन के अंदर हम 11वीं परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि 11वीं परिभाषा किसके बारे में दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। पहली परिभाषा यानी 11वीं परिभाषा दी हुई है विभागाध्यक्ष की। विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसे बोल लेंगे। यानी राजस्थान सेवा नियम में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परिभाषा क्या दी हुई है वो देखते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थात विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थात विभागाध्यक्ष किसे कहते हैं? विभागाध्यक्ष, जिसे राज्य सरकार द्वारा इन नियमों का मतलब राजस्थान सेवा नियम, ठीक है, के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित किया हुआ है। ठीक है, यानी इन नियमों के तहत जिसे विभागाध्यक्ष घोषित किया हुआ है तो उसे हम विभागाध्यक्ष कहेंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि विभागाध्यक्ष किसे कहते हैं। एग्जाम में आने लायक नहीं है ये। इसके बाद है अवकाश। ठीक है, अवकाश यानी हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब जिस दिन छुट्टियां निर्धारित होती है, सरकारी छुट्टियां निर्धारित होती है, वो होता है हॉलीडे, अवकाश। 12 नंबर है। इसके ऊपर 2 नियम लागू होते हैं। एक तो कै कौन सा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, 1881। ये एक्ट है जो 1881 का। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया गया अवकाश का दिन है। ठीक है, अवकाश किसे कहेंगे? या तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत पहले से घोषित किया गया दिन है कि इस दिन अवकाश रहेगा। ठीक है, तो उसे हॉलीडे मानेंगे। या फिर राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा घोषित, यानी राज्य सरकार कोई विज्ञप्ति जारी कर दे कि आज का अवकाश रहेगा, तो वो संपूर्ण राज्य के अंदर उस दिन का अवकाश रहता है। तो 2 तरीके से हो सकता है अवकाश। या तो पहले से ही अवकाश घोषित है 1881 के एक्ट यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के द्वारा पहले से अवकाश घोषित है, या फिर राज्य सरकार कोई विज्ञप्ति निकाल दे कि इस दिन अवकाश रहेगा। ठीक है, तो वो भी अवकाश का दिन हो सकता है, यानी हॉलीडे हो सकता है, उस दिन सरकारी छुट्टी हो सकती है। इसके बाद है मानदेय। मानदेय क्या होता है? ऑनोरेरियम। ठीक है, ऑनोरेरियम अंग्रेजी में बोले तो ऑनोरेरियम। अब देखते हैं मानदेय का मतलब क्या होता है। संचित निधि। ठीक है, संचित निधि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आती है। ये बार बार मैं आपको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आने लायक क्वेश्चन है कि संचित निधि किस अनुच्छेद में है। तो 266 में संचित निधि से किसी सामयिक यानी किसी सामयिक कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। ये मानदेय किसे कहेंगे? यानी संचित निधि से ही दिया जाता है, सामयिक कार्य के लिए दिया जाता है। जैसे कि 1 महीने का कार्य होगा या 6 महीने का कार्य है, तो उस सामयिक कार्य के लिए मानदेय दिया जाता है, वो भी किससे? संचित निधि से दिया जाता है। तो ये मानदेय की परिभाषा है। इसके बाद है पदभार ग्रहण काल। पदभार ग्रहण काल हम पिछली क्लास में पदभार ग्रहण काल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यानी कोई कर्मचारी किसी काम से गया हुआ है, तो जब तक वह सेवा पर वापस नहीं लौटता है तो उसके जो बीच का जो समय होता है वो पदभार ग्रहण काल होता है। जब तक वह पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है तो वो पदभार ग्रहण काल होता है। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है 15 नंबर अवकाश। देखिए, एक अवकाश तो ये रहा, और पहला अवकाश हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब वो हॉलीडे। देखो, हिंदी में तो सेम ही अवकाश अवकाश, अंग्रेजी में इसका मतलब वो हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब जो पहले से छुट्टियां निर्धारित है सरकार के द्वारा। इस अवकाश का मतलब लीव, जो हम लोग मान लीजिए जो कर्मचारी लेते हैं, जो छुट्टियां लेते हैं ना कर्मचारी की, आज मैंने लीव ले रखी है, छुट्टी ले रखी है, 2 दिन की ले रखी है, 4 दिन की ले रखी है, तो वो होता है लीव। ठीक है, उसको भी अवकाश ही बोलते हैं हिंदी के अंदर तो, लेकिन अंग्रेजी में लीव बोलते हैं। ठीक है, अब ये लीव होते कितने प्रकार के हैं, यानी राज्य कर्मचारी को कितने प्रकार के लीव दिए जा सकते हैं, यानी कितने प्रकार की छुट्टियां मिल सकती है, तो उसका हम आज पूर्ण देखते हैं कि कितने प्रकार की छुट्टियां मिल सकती है। और ये दी किसमें हुई है? ये राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 2 जिसमें परिभाषाएं, और परिभाषा के अंदर 15वीं परिभाषा के अंदर अवकाश की परिभाषा दी हुई कि अवकाश कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं, पहले का नाम है उपार्जित अवकाश। ठीक है, यानी प्रिविलेज्ड लीव। प्रिविलेज्ड लीव
यानी जिसे पीएल भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीएल। यानी आज मैंने पीएल ले रखी है, ठीक है, या मेरी पीएल लगा देना, तो पीएल भी बोलते हैं, प्रिविलेज्ड लीव, उपार्जित अवकाश। दूसरा अर्धवेतन अवकाश, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, अर्धवेतन अवकाश यानी हाफ पे लीव। इस लीव में क्या होता है, आधा ही वेतन दिया जाता है, हाफ पे लीव। इसके बाद है रूपांतरित अवकाश, रूपांतरित अवकाश यानी क्यूमुलेटेड लीव, यानी इसे सीएल भी बोलते हैं, यानी मेरी सीएल लगा देना, और रूपांतरित अवकाश क्यूमुलेटेड लीव। इसके बाद है विशेष अयोग्यता अवकाश, अयोग्यता अवकाश यानी स्पेशल डिसएबिलिटी लीव, स्पेशल डिसएबिलिटी लीव। तो कितने पढ़ दिए, उपार्जित, अर्धवेतन, रूपांतरित, विशेष अयोग्य, 4 पढ़ दिए। इसके बाद अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव, अध्ययन से संबंधित अवकाश स्टडी लीव, यानी अध्ययन के लिए भी अवकाश मिलता है, स्टडी लीव। प्रसूति अवकाश, प्रसूति अवकाश बोलते ना कि मैटरनिटी लीव, यानी जो महिलाओं को मिलता है मैटरनिटी लीव, यानी जब डिलीवरी होती है तो महिला ले सकती है, मैटरनिटी लीव ले सकती है, तो प्रसूति अवकाश। इसके बाद अदेय अवकाश, अदेय अवकाश यानी लीव नॉट ड्यू, लीव नॉट ड्यू, अदेय अवकाश। इसके बाद असाधारण अवकाश, असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश। इसके बाद है पितृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव। ये था मैटरनिटी लीव, ये है पैटर्निटी लीव। इसे हम मातृत्व अवकाश भी बोल सकते हैं, या प्रसूति अवकाश बोला जाता है। तो कितने प्रकार के पढ़ दिए हम लोगों ने, 4 ये, 5 ये, 9 प्रकार के अवकाश, ठीक है। तो 9 प्रकार के अवकाश किसमें, नियम नंबर 7 की परिभाषा नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, लीव, यानी राज्य कर्मचारी को कितने प्रकार के लीव दिए जा सकते हैं, तो ये इतने लीव है राज्य कर्मचारी के लिए, यानी छुट्टियां हैं। इसके बाद है अवकाश वेतन। मान लीजिए अवकाश ले लिया, तो अवकाश का वेतन की परिभाषा क्या होगी, अवकाश की अवधि में दे मासिक राशि से, यानी उसने अवकाश ले रखा है, उस अवधि के अंदर जो मासिक राशि दी जाती है उसको बोलते हैं अवकाश वेतन। इसके बाद है पदाधिकार लाइन, ठीक है, पदाधिकार लाइन, LIEN लाइन, स्थायी पद को धारण करने का अधिकार है, यानी जो स्थायी कर्मचारी हो जाता है, ठीक है, वो जिस पद को धारण करता है वो क्या होता है, उस पद पे उसका क्या होता है, पदाधिकार होता है। जैसे कि एक तो प्रोबेशनर होता है, तो प्रोबेशनर क्या होता है कि स्थायी पद पर नहीं होता है, जब तक उसके 2 साल की प्रोबेशन का पीरियड पूरा ना हो जाए तब तक वह स्थायी पद पर नहीं होता है। जब से वह स्थायी पद धारण कर ले, मान लीजिए अब अकाउंटेंट के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अकाउंटेंट का 2 साल का प्रोबेशन पूरा होने के बाद हम स्थायी पद धारण कर लेंगे, तो वो हमारा उस पद पर क्या हो जाएगा, पदाधिकार हो जाएगा, ठीक है, स्थायी पद को धारण करने के बाद। इसके बाद है स्थानीय निधि, स्थानीय निधि, ठीक है। अब स्थानीय निधि क्या होता है, लोकल फंड। स्थानीय निधि का तात्पर्य, मतलब स्थानीय निधि से तात्पर्य क्या है, पहला देखते हैं क्या है कि स्थानीय निधि से क्या तात्पर्य है। किसी एक्ट या नियमों के अंतर्गत, किसी एक्ट या नियमों के अंतर्गत सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभिन्न निकायों द्वारा प्राप्त राजस्व से है। स्थानीय निधि का मतलब क्या है कि किसी एक्ट या नियमों के अंतर्गत सरकार के नियंत्रण में, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में आने वाले विभिन्न निकायों द्वारा, विभिन्न निकाय, ठीक है, जैसे कि नगर पालिका हो गई तो ये निकाय है, पंचायत समिति हो गई ये निकाय है, ठीक है, तो इन निकायों द्वारा प्राप्त राजस्व से है, ठीक है, प्राप्त राजस्व से है। इसके बाद है किसी भी, ख नंबर, किसी भी संस्था का राजस्व जो राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से स्थानीय निधि घोषित कर दिया जाए, तो उसे भी हम स्थानीय निधि मान सकते हैं। यानी किसी भी संस्था का राजस्व, किसी भी संस्था हो, चाहे कोई भी संस्था हो, जो राज्यपाल द्वारा, यानी राज्यपाल जिस पर विशेष रूप से स्थानीय निधि घोषित कर दे कि ये स्थानीय निधि है, तो उसका राजस्व भी क्या माना जा सकता है, स्थानीय निधि माना जा सकता है। इसके बाद है 19 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मंत्रालय कर्मचारी। पूछा जा सकता है कि मंत्रालय कर्मचारी किसे कहते हैं, मिनिस्ट्रियल सर्विस, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिनिस्ट्रियल सर्विस, ठीक है। मंत्रालय कर्मचारी अधीनस्थ सेवा के वे कर्मचारी होते हैं जिनकी सेवाएं पूर्णतः क्लेरिकल प्रकृति की हो। किसे बोलेंगे मंत्रालय कर्मचारी, अब ये नाम तो ये देख के लगता है कि मंत्रालय के कर्मचारी मतलब कोई बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन होता क्या है कि अधीनस्थ सेवा के वे कर्मचारी होते हैं जिनकी सेवाएं पूर्णतः क्या होती है,
क्लेरिकल प्रकृति की होती है, ठीक है, क्लेरिकल प्रकृति की होती है। तथा जो पद यानी जो पद सरकार द्वारा मंत्रालय श्रेणी घोषित कर दिया जाए, ठीक है, यानी जो पद सरकार जिस पद को पहले से ही मंत्रालय सेवा श्रेणी में घोषित कर रखा हो तो वो भी क्या माना जाएगा, मंत्रालय सेवा का पद माना जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या है, लिपिक यानी कलरक, ठीक है, स्टेनोग्राफर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, तो ये सारे किस में आते हैं, मंत्रालय कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण सेशन था। 19 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, अभी 21 हो रही है, टोटल 40 है। जो इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं ज़्यादा गौर दूंगा, यानी ये 19 नंबर इसमें इंपॉर्टेंट रहती है, इस पर ज़्यादा गौर दिया है। तो और इसके अंदर कोई ज़्यादा खास वाली बात नहीं, एक ये अवकाश याद रखने हैं, इसके बाद एक ये याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके अलावा कोई इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। और इसके बाद हमारा इससे अगला सेशन आएगा 21 परिभाषाएं और रहेगी, तो वो भी संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए देखते रहिएगा।